हेलो एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और अपनी पढ़ाई में अच्छे से मेहनत से ईमानदारी से लगी हुई होंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्शन, गर्भावस्था यानी कि गर्भधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार व आवश्यकताएं और जन्म के चरण, ठीक है, और प्रसव के प्रकार में महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात के बारे में सभी के आज हम इस क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारी रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो मैं क्या करी हूँ कि जितने भी आपके देखो 3 से 4 क्लास लगने वाली थी इसकी, परंतु मेरी पूरी क्या कोशिश रहेगी कि एक ही क्लास में आपको पूरा का पूरा जो गर्भावस्था है, ठीक है, इसका यानी कि रिवीजन करा दूँ। ठीक है, तो मिनिमम से मिनिमम टाइम में, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए गर्भावस्था। और हाँ देखो, मैं पहले ही बता दूं, मैं की पॉइंट लेकर लाई हूँ। यानी कि देखो आपको पेपर में छापना नहीं है, ठीक है, एग्जाम में छापना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जानकारी पता होनी चाहिए। ओके, सभी के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए, बस क्वेश्चन सॉल्व कर सको आप। थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी हुई है और बाकी हम आज डिस्कस करते चलेंगे। और आवाज़ की शिकायत भी ना करना प्लीज़, ठीक है, जुकाम है बढ़िया वाला। चलो हाँ, तो गर्भावस्था, कॉन्सेप्शन। चलिए अब हमें पता होना चाहिए, देखो क्योंकि हम इंसानी बच्चे हैं, ठीक है, जानवरों के बच्चे तो हम हैं नहीं, इंसान है, ठीक है, इंसानी बच्चे हैं। तो गर्भधारण कितना, गर्भावस्था कितने टेन्योर यानी कि कितने टाइम की होती है? देखो इंसानों में कितनी, 280 दिन, 280 दिन। ओके, या फिर इसको 40 वीक बोल सकते हैं, या फिर 9 मंथ 7 दिन। ठीक है, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। ओके, 280 दिन बोल सकते हैं या फिर 40 दिन। देखो नॉर्मली देखो 39 से 42 सप्ताह की होती है, लेकिन हमको क्या एवरेज मानकर चलना है, 280 दिन या फिर 40 वीक या फिर 9 मंथ 7 डे। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए अब देखते हैं कि गर्भधारण होता कैसे है, कॉन्सेप्शन होता कैसे है गर्भधारण। देखो फीमेल का क्या, ओवम, फीमेल का ओवम प्लस मेल का स्पर्म, ठीक है, फीमेल का ओवम प्लस मेल का स्पर्म, ठीक है, आपस में निषेचित होकर क्या, जाइगोट का निर्माण करते हैं। ओके, जाइगोट का निर्माण करते हैं और फिर चलो आगे बताऊंगी, ठीक है, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए अब देखते हैं कि जो ओवम है, ठीक है, अंडाणु है, अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। चलिए देखो, जो अंडाणु है, ओवम है, ठीक है, इसका आकार कैसा होता है, इसकी शेप होती है, क्या शेप होती है, गोलाकार। कैसी, गोलाकार। ओके, और विकास कहां पर होता है इसका विकास कहां पर होता है? विकास होता है अंडाशय यानी कि ओवेरी में। कहां पर होता है? ओवेरी में होता है। ओके, और जो इसका उत्पत्ति हार्मोन है, उत्पत्ति हार्मोन कौन सा है? FSH। ओके, FSH। और उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? उत्तरदायी हार्मोन है LH। ओके, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है इसके यानी कि ओवम के बारे में। चलिए ये बता दिया। देखो इसका यानी कि जो उत्पत्ति हार्मोन है, ठीक है, कौन सा है? उत्पत्ति हार्मोन है FSH। और जो इसका उत्तरदायी हार्मोन है LH, यानी कि जिसको मोटिवेट करता है, बाहर निकालता है इसको, ठीक है, आगे धकेलता है। चलिए इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए अब देखो और क्या है, इसकी लाइफ पता होनी चाहिए। जो अंडाणु है, ठीक है, जो अंडाणु है, इसकी लाइफ कितनी है? इसकी लाइफ है 1 दिन या फिर इसको 12 आवर यानी कि 24 घंटे, 12 से 24 घंटे हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसकी लाइफ है। चलिए, और सबसे मोस्ट क्या आपको ध्यान रख लेना है कि जो ओवम है, अंडाणु है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की क्या, सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। और इसकी परिधि कितनी होती है? परिधि, ठीक है, परिधि भी अच्छे से ध्यान रख लो। परिधि कितनी है इसकी? 0.1 सेंटीमीटर। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं अब आगे देखते हैं क्या, स्पर्म के बारे में जानते हैं, ठीक है, स्पर्म के बारे में जानते हैं। देखो स्पर्म, देखो स्पर्म का आकार कैसा होता है? स्पर्म का आकार होता है कैसा? पूंछ की तरह। कैसा? एक पूंछ की तरह होता है ना, अभी बताया। ओवम का आकार होता है गोलाकार और स्पर्म्स का आकार कैसा होता है? इनका आकार होता है पूंछ की तरह। चलिए अब जो इसका विकास हो रहा है, ठीक है, विकास कहाँ पर होता है? विकास होता है टेस्टिस में यानी कि वृषण में। कहाँ पर? वृषण में। और जो ओवम है, ओवम का विकास कहाँ पर हो रहा था? ओवम का विकास हो रहा था ओवेरी में। ओके, चलिए अब आगे क्या है, वही इसका जो हार्मोन है, उत्पत्ति हार्मोन, ठीक है, वही है FSH। और जो इसका उत्तरदायी हार्मोन है वो कौन सा है? वही LH है। चलिए अब इसका जो स्पर्म है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो
ये क्या है इसका, ये इसका टेल, सॉरी हेड, ठीक है, सिरा, ठीक है। सिरा में क्या होता है, सिरा में होता है इसके मध्य में केंद्र, केंद्र, ओके, केंद्र होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। और फिर पूछिए कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर होता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके मध्य में, यहाँ पर मध्य में, ओके, मध्य में। चलिए, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होती है इसकी टेल में, यानी कि यहाँ पर, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। और इसी टेल की वजह से क्या ये गति करता है, इसी टेल की वजह से, ठीक है। चलिए, और देखो ये बता दिया। और इसकी लाइफ देखते हैं, देखो इसकी लाइफ कितनी है, इसकी लाइफ है 2 से 3 दिन बोल सकते हैं, या फिर 78 घंटे बोल सकते हैं, ठीक है, 78, 2 से 3 दिन या फिर 78 घंटे, ठीक है। और एक और बात क्या ध्यान रखनी है, देखो जो स्पर्म है, ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, और जो ओवम है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। चलिए, ये ध्यान रख लिया। और अब क्या पता होना चाहिए कि इसकी जो स्पर्म है इसकी परिधि कितनी है, ठीक है, परिधि। तो स्पर्म की परिधि कितनी है, स्पर्म की परिधि है 0.05 mm, कितनी, 0.05 mm। और जो ओवम था, ओवम की परिधि कितनी थी, ओवम की परिधि थी 0.1 सेंटीमीटर में, यह है mm में। चलिए, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। हाँ जी, चलिए, अब ये हो गया। अब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे और कहाँ पर होता है। पहले एक मैं स्ट्रक्चर समझा देती हूँ, देखो, हाँ जी, देखो देखो, ये है हमारी ओवेरी, ठीक है, ये है ओवेरी, ओके, ओवेरी। चलिए, यह है हमारी ओवेरी। देखो क्या होता है, क्या होता है कि देखो जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, कहाँ पर, देखो हजारों की, लाखों की संख्या में क्या स्पर्म्स जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि कुछ अधिकतर जो स्पर्म्स है यहीं पर सर्विक्स में ही आकर रुक जाते हैं, कुछ इधर कहीं पर, यहीं पर रुक जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि यहाँ पर जो अंडाणु एग होता है, ठीक है, एग होता है, तो एग का जो मतलब टाइम है, लाइफ है, कितनी है, 12 से 24 आवर है, ठीक है। और 12 से 24 आवर तक इक्का दुक्का, यानी कि एक ही स्पर्म्स क्या है, एक ही स्पर्म्स यहाँ तक पहुँच पाता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब तक एक ही स्पर्म्स पहुँच पाता है। और यहाँ पर क्या फर्टिलाइजेशन होता है, एग प्लस स्पर्म्स का, यहीं पर क्या फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, ओके। फैलोपियन ट्यूब को क्या एम्पुला भी बोल सकते हैं, एम्पुला भी लिखा सकता है, तुम्बिका भी लिखा सकता है, और डिम्ब वाहिनी भी लिखा सकता है, और फैलोपियन ट्यूब भी लिखा सकता है, ठीक है। चलिए, ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ओके, इतना ध्यान रख लेना है। और फिर क्या होता है, कि बाद में एंडोमेट्रियम, ये क्या होता है कि बाद में एंडोमेट्रियम की लेयर पर जाकर चिपक जाते हैं, यानी कि यूट्रस में, गर्भाशय में, यहीं पर इसका क्या विकास होता है। देखो रेयर केस में क्या होता है कि कभी कभी मतलब यहाँ पर अवरोध हो जाता है, और जो मतलब कि जो जाइगोट है, ठीक है, निषेचन यानी कि एम्पुली है, वहाँ पर यहाँ यूट्रस में नहीं पहुँच पाता, और यहीं पर ही विकास हो जाता है, उसका विकास होने लगता है, ठीक है, यहीं पर इम्प्लांट हो जाता है। तो क्या होता है, ऐसे में जो फैलोपियन ट्यूब है इसका ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि ब्लॉकेज होने का खतरा होता है, ठीक है। तो फिर क्या डॉक्टर की सहायता से इसको बाहर निकलवाना पड़ता है। चलिए, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए, अब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बारे में। ये बता ही दिया कि एग प्लस स्पर्म, ठीक है, जाइगोट का निर्माण करते हैं, और कहाँ पर, एम्पुला में, ठीक, या फिर उसको तुम्बिका, डिम्ब वाहिनी, या फिर फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। और क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद, क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद 14 दिन के, ठीक है, 14 दिन बाद एग चलेगा और फैलोपियन ट्यूब में वेट करेगा कि हाँ किसी में है इतनी हिम्मत, कोई इक्का दुक्का स्पर्म्स आता है, ठीक है, वही क्या फर्टिलाइजेशन होता है एग के साथ, और जाइगोट का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और वह क्या फिर यूट्रस में पहुंच जाता है, वहीं पर उसका निर्माण विकास होना शुरू हो जाता है 9 मंथ तक, ठीक है। चलिए, इतना ध्यान रख लेना है। अब आगे क्या, ये भी बता ही दिया कि जो अधिकतर स्पर्म्स होता है, ठीक है, वे सर्विक्स में ही आकर रुक जाते हैं, और कुछ आगे बढ़ते हैं, उसमें से भी एक स्पर्म्स ऐसा होता है जो एग के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं, देखो कुछ नोट, ठीक है, देखो शुक्राणु प्लस अंडाणु के मेल से क्या हैप्लाइड कोशिका बनती है। जब शुक्राणु प्लस अंडाणु का मेल होता है, ठीक है, ओवम और स्पर्म्स का मेल होता है, तब क्या हैप्लाइड कोशिका यानी कि हाल्फ सेल बनती है, ओके। और इसको क्या अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। और वही जब निषेचित हो जाता है, एम्पुली बन जाता है, ठीक है, प्रयुक्ता बोलते हैं इसको, या निषेचित डिम्ब बोलते हैं, तो तब जब फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन जाता है, तब क्या, तब बनती है डिप्लाइड कोशिका, क्या डिप्लाइड कोशिका, इसको क्या समसूत्री विभाजन बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए, अब देखते हैं आगे।
देखो देखो, मेल में भी 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में भी 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, चलिए क्या होता है, हाँ तो देखो क्या होता है कि मेल में भी 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में भी। ठीक है, देखो 22 जोड़े जो होते हैं ना, तो 22 जोड़े तो सभी में ऑटोसोम यानी कि सभी में ही सेम होता है, परंतु जो लिंग का निर्धारण करते हैं, ठीक है, जो लिंग का निर्धारण करते हैं वह होता है एक जोड़ा। ठीक है, एक जोड़ा। देखो क्या होता है, फीमेल का होता है XX, फीमेल का होता है XX। ठीक है, फीमेल का होता है XX और मेल का होता है XY। ठीक है, जब इनका मतलब कि मेल होता है, ठीक है, तो तब X और X अगर XX मिल जाते हैं तो तब क्या, तब होता है लड़की का निर्माण। ठीक है, लड़की का। और अगर X वहीं X और Y के बाद क्या, X और Y, तो लड़के का निर्माण होता है, लड़के का निर्माण। देखो आपने सुना होगा क्या कि मतलब आपके घर परिवार में भी देखा ही होगा आपने कि क्या होता है कि दवाइयाँ लिवाते हैं। ठीक है, और कहीं मतलब कुछ टोने टोट के करवाते हैं कि हाँ बेटा हो जाएगा बेटा। देखो बिल्कुल सब कहने वाली बात है। आपने सुना होगा कि अगर बेटा हो गया तो हाँ कि आपने पूरा परहेज किया है और हमारी दवाई काम कर गई। ठीक है, और अगर बेटी हो जाती है तो क्या बोलते हैं कि हाँ दवाई फेल हो गई, आपने परहेज नहीं किया, ये वो फलाना ढिमकाना। ठीक है, पता चला राखी चटाई जा रहा है। देखो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि जिस दिन निषेचन होता है, ठीक है, उसी दिन ये निर्धारित हो जाता है कि बेटी होगी या बेटा होगा। ठीक है, XX क्रोमोसोम का मेल से क्या लड़की होती है और XY क्रोमोसोम से क्या लड़का होता है। ठीक है, जन्म यानी कि उसी दिन से हो जाता है, पता चल जाता है कि लड़की होगी या फिर लड़का। ठीक है, चलिए आपको इतना अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ तो ये बता दिया, जो 22 जोड़े होते हैं ऑटोसोम यानी कि सभी में सेम होता है। इनसे क्या होता है, इनसे शारीरिक बनावट यानी कि आंखें कैसी बनेगी और आंखों का कलर और हाथ पैर सिर पैर, ठीक है, यही सब बनता है। ओके, और जो एक होता है एक जोड़ा, ये क्या, इससे लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। और जो लिंग निर्धारण है वह क्या, पिता के उस पर निर्भर करता है, क्रोमोसोम पर। ओके, चलिए इतना ध्यान रख लिया। अब आगे देखते हैं कि गर्भावस्था के संकेत। देखो गर्भावस्था के साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्या, देखो आपको पता ही है कि पीरियड्स न होना और थकान, ठीक है, और क्या बोलते हैं जी मचलाना, ठीक है, और वोमिटिंग होना, मॉर्निंग सिकनेस वगैरह, और ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ जाना। ठीक है, और ठीक है, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं कि गर्भावस्था के चरण, स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, देखो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। कितने, 3 ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है, पहली तिमाही क्या, पहली तिमाही कितनी होती है, 1 से 12 वीक तक की होती है पहली तिमाही। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। चलिए देखो फर्स्ट मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मंथ में भ्रूण के दिल की धड़कन 21वें दिन सुनाई देती है। ठीक है, और मांसपेशियां व नसें व रीढ़ की हड्डियों का 4th वीक में निर्माण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, विकसित होने लगती है। अब सेकेंड मंथ में क्या ध्यान रख लेना आपको, सेकेंड मंथ में क्या ध्यान रखना है, देखो सेकेंड मंथ में क्या ध्यान रखना है कि जो भ्रूण जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, वह 1 इंच लंबा हो जाता है और पेट व लीवर विकसित होने लगते हैं। ठीक है, ये आपको सेकेंड मंथ में ध्यान रख लेना है। अब आगे क्या, थर्ड मंथ में क्या ध्यान रखना है, देखो थर्ड मंथ में क्या, जो हड्डियां मांसपेशियां व हाथ की उंगलियां व जबड़े का विकास स्टार्ट हो जाता है। और क्या 8 वीक के बाद इसे पूर्ण विकसित भ्रूण कहते हैं। 8 वीक के बाद क्या, इसको पूर्ण विकसित भ्रूण कहते हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए अब देखते हैं कि अब आई दूसरी तिमाही यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, दूसरी तिमाही, देखो इसको क्या, इसको सरल अवधि बोलते हैं। ठीक है, मॉर्निंग वीकनेस कम हो जाती है। जो पहली तिमाही ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है, इसमें मॉर्निंग सिकनेस वॉमिटिंग वगैरह अधिक होती है। ठीक है, चलिए, और जो दूसरी तिमाही आती है इसको क्या, सरल अवधि बोला जाता है, सरल अवधि बोला जाता है। ठीक है, मॉर्निंग वीकनेस कम हो जाती है इसकी। चलिए देखो अब 4th मंथ पर क्या आता है, 4th मंथ में क्या, देखो मुंह बनना शुरू हो जाता है और किडनी काम करना शुरू कर देती है। और अल्ट्रासाउंड में क्या, देखो इसका दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में क्या, 4 मंथ पर क्या यानी कि अल्ट्रासाउंड में लिंग की पहचान की जा सकती है, बेटा है या बेटी, देखो इसका दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, और फिफ्थ मंथ
ठीक है। फिफ्थ मंथ में क्या क्या होता है, फिफ्थ मंथ में क्या क्या होता है, देखो जो भ्रूण होता है ना, इसका क्या, इसकी लंबाई तो कितनी 0.1 सेंटीमीटर हो जाती है, 15 सेंटीमीटर, और वजन कितना, वजन हो जाता है कितना, इसका वजन हो जाता है 250 ग्राम, कितना 250 ग्राम, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। और क्या हलचलें महसूस करने लगती हैं वहाँ, ठीक है। और क्या होता है कि महीन बाल आने लगते हैं भ्रूण पर, जिनको क्या लानुगो के नाम से बोलते हैं, लानुगो का जाना जाता है, लानुगो बोलते हैं मतलब उन महीन बालों को, ठीक है। और क्या होता है कि बच्चे की बॉडी यानी कि त्वचा को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए क्या बैक्स, जिसको मोम की लेयर होती है, ठीक है, उसको क्या वर्निक्स कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वर्निक्स कहते हैं, ठीक है। इतना भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए अब आते हैं 6 मंथ पर, 6 मंथ पर आते हैं। 6 मंथ पर क्या कि जो ध्वनि की प्रक्रिया, ठीक है, जो बोन मैरो, ठीक है, उसमें आरबीसी बनने लगती है और ध्वनि की प्रतिक्रिया भी पहचानने लगता है, ठीक है। चलिए अब आई तीसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, अब तीसरी तिमाही में फिर से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। अब आती हैं देखो तीसरी तिमाही में 7th मंथ पर, 7th मंथ पर देखो क्या है, जो भ्रूण क्या है, बच्चा क्या लाते चलाने लगता है, ठीक है, बच्चा क्या लाते चलाने लगता है, और फेफड़े भी विकसित हो जाते हैं। देखो मोस्टली क्या जो मतलब 7th मंथ पर डिलीवरी की जा सकती है, माना जाता है कि मतलब बोला जाता है कि जो 7th मंथ पर मतलब जो बच्चा, ठीक है, विकसित हो जाता है, ठीक है, पूर्ण विकसित मतलब पूर्ण तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ विकसित हो जाता है, दुनिया में आने के लायक हो जाता है। देखो जैसे प्री टर्म डिलीवरी होती है, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, विषाक्तता हो जाती है, तो क्या 7th मंथ पर डिलीवरी कर दी जाती है, ठीक है। चलिए इतना आपको अच्छे ध्यान रख लेना है। और क्या 8 मंथ पर क्या होता है, 8वें मंथ पर क्या होता है कि तेजी से बढ़ता है, ठीक है, बच्चे क्या तेजी से बढ़ता है और हड्डियां सख्त होने लगती हैं, और क्या वजन 2.7 किलो हो जाता है। चलिए मतलब 2.5 से 3 किलो। और 9th मंथ पर क्या हो जाता है, 9th मंथ पर क्या होता है कि 9th मंथ पर जो बच्चा होता है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी 43 से 53 सेंटीमीटर हो जाती है, और वजन क्या 4 किलो के अप्रोक्स हो जाता है, 3 से 4 किलो का नॉर्मल बच्चा माना जाता है, ठीक है। चलिए और ये हो गया अब हमारा, ठीक है। चलिए अब क्या देखते हैं कि गर्भावस्था की जटिलताएं, गर्भावस्था की जटिलताएं अब देखते हैं। चलिए देखो मातृ समस्या देखते पहले। देखो क्या होता है कि गर्भावस्था के बीच दौरान क्या होता है कि गर्भावधि मधुमेह हो जाता है, ठीक है, गर्भावधि मधुमेह, और इससे इसका इफेक्ट क्या, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, जो प्री एक्लेम्सिया, ठीक है, प्री एक्लेम्सिया हो जाता है, ठीक है, यानी कि हाई बीपी हो जाता है, और प्री टर्म डिलीवरी के भी बहुत रेयर चांस होता है, मतलब अधिक चांस होता है, प्री टर्म डिलीवरी करनी पड़ती है यानी कि समय से पहले, और सिजेरियन डिलीवरी या फिर सी सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए और सेकंड क्या है, सेकंड है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम में मतलब गंभीर व लगातार उल्टियों की स्थिति बनी रहती है, वॉमिटिंग अधिक होती है, ठीक है, जिससे क्या जो निर्जलीकरण और मतलब पानी की कमी आ जाती है बॉडी में, ठीक है, और वजन कम हो जाता है, और माँ व बच्चे दोनों के लिए ही हानिकारक ही होता है मतलब, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि हल्का भोजन करे, लिक्विड भोजन करे, ठीक है, यही सब। चलिए अब क्या होता है, कोई समस्या क्या होती है माँ को, जो पेल्विक गर्डल पेन होता है, पेल्विक गर्डल पेन, इसमें क्या होता है कि बढ़ते गर्भाशय के कारण, ठीक है, पेल्विक बोन में पेन होता है, ठीक है। देखो जब मतलब दबाव पड़ता है, वजन बढ़ता है, ठीक है, तो क्या पेल्विक बोन में क्या पेन होता है अधिक, ठीक है। अब आगे क्या देखते हैं कि एक और प्रॉब्लम आती है कि एनीमिया, जो घातक एनीमिया होता है, ठीक है, रक्ताल्पता, इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, और इफेक्ट क्या होता है कि भ्रूण का विकास अवरुद्ध हो जाता है, मतलब भ्रूण का विकास नहीं हो पाता। और उपचार क्या है कि विटामिन रिच फ्रूट्स खाएं, और गाजर, पालक, चुकंदर वगैरह, अनार और आयरन टैबलेट, यही सब, ठीक है, खाएं। तभी तो डॉक्टर की तरफ से क्या दी जाती है, आयरन की, फोलिक एसिड वगैरह की टैबलेट्स दी जाती हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि भ्रूण व्यापरा संबंधी समस्याएं, भ्रूण व्यापरा संबंधी समस्याएं, ठीक है। चलिए देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपको दिख तो रहा होगा ना, आई थिंक, देखो सुनती रहो, अगर दिख भी नहीं रहा होगा 480 में भी देख लिया करो या 360 में देख लिया करो पिक्सल में, ठीक है। बाकी आपको PDF तो प्रोवाइड करा ही दी जाती है, ठीक है, और बाकी आप सुनती रहो, क्योंकि हम तो चूंकि हमारी ये रिविजन क्लास है ना। चलिए देखो भ्रूण व्यापरा संबंधी समस्याएं, और हाँ देखो
आपकी बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि गर्भावस्था का टॉपिक कराओ, आप बोलते रह करो, ठीक है। आपके लिए जान भी हाजिर है ना। तो आप जो भी टॉपिक बोलोगी उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, बस आप बशर्ते मेहनत से पढ़ती रहिए डेर, ठीक है। और ग्रुप में इतनी लड़ाइयाँ वगैरह मत किया करो भाई, एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे पता नहीं कहाँ से इतना टाइम आ जाता है। वो आपकी लड़ाई के लिए ओपन नहीं है ग्रुप, ठीक है, इसीलिए चैट ऑफ करके रखते हैं, पता नहीं। देखो अच्छे से बिल्कुल मेहनत से पढ़ लो, ठीक है। अगर आपके साथ कोई लड़ाई कर भी रहा है ना तो उसके साथ आप लड़ाई मत करो प्लीज़, चुपचाप ब्लॉक कर दो, ठीक है, या फिर उसके ऊपर ध्यान मत दो। ये ऐसी लड़कियां क्या है, आज लड़ाई कर रही हैं यहाँ पर ग्रुप में, ठीक है, और जब एग्जाम हो जाएगा, इनका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसी और के घर में जाकर लड़ाई करेंगी, यही है, ठीक है। इसी टाइप की होती है ये। बस अब आप अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दो, अपने एग्ज़ाम पर फोकस करो, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा तबका होता है कुछ, या बोल सकते हैं उसको क्या, मतलब ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते, चलो छोड़ो इस बात को, है ना, ठीक है। हाँ, तो भ्रूण व अपरा संबंधी समस्याएं, भ्रूण व अपरा संबंधी समस्याएं। चलिए, पहला पॉइंट क्या है कि अस्थानिक गर्भावस्था, अस्थानिक गर्भावस्था, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं इसको। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि भ्रूण गर्भाशय के बाहर ही इम्प्लांट हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना, फैलोपियन ट्यूब में ही, फिर फैलोपियन ट्यूब में ही मतलब विकसित हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, वहीं पर विकास करने लगता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओके। चलिए, और क्या है, अवॉशन है, और तीसरा ये कि अपरा संबंधी अखंडन है, ठीक है, मतलब कि समय से पहले ही प्लेसेंटा का यूट्रस की दीवारों से अलग हो जाना, ठीक है। अगर यूट्रस की दीवारों से यानी कि प्लेसेंटा अलग हो जाएगी तो फिर क्या प्रॉब्लम ही है ना, तो फिर बच्चा कहाँ से पोषण प्राप्त कर पाएगा, है ना। चलिए, और तीसरी क्या कि एकाधिक गर्भधारण, मतलब कि पहले से ही 3-4 बच्चे हैं, कि भगवान की अल्लाह की देन है ये तो, है ना, यही सब। और फिर मतलब अबॉर्शन करवाना पड़ता है। और क्या, लंबवत संचारित संक्रमण, मतलब इससे टॉर्च टेस्ट, कि इससे पता लगाया जाता है टॉर्च टेस्ट से क्या कि गंभीर बीमारियां अंदर, जैसे गंभीर बीमारियों का जो क्या पता टॉर्च टेस्ट से लगाया जाता है, यही सब। और जैसे मतलब, और गर्भाशय रक्तस्राव, ठीक है, इंटर यूट्रस ब्लीडिंग, ठीक है, मतलब बच्चे की ज़्यादा हलचल, क्या होता है कि जो ज़्यादा खुरापाती बच्चे होते हैं, है ना, तो वे क्या करते हैं, मतलब ज़्यादा हलचल मचाते हैं अंदर, इधर उधर कूदते फानते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो लेयर होती है, ठीक है, उनसे क्या होता है कि वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। जब डैमेज हो जाती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यही सब, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं क्या, आगे देखते हैं सामान्य जोखिम क्या है, ठीक है, सामान्य जोखिम के बारे में जानते हैं। चलिए, देखो जो वजन होता है ना, वजन, माँ का वजन ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, ठीक है। और एज क्या होता है, देखो सामान्य जोखिम में मतलब जो अगर माँ का वजन ज़्यादा हो या फिर एज हो, ठीक है, तब भी खतरा होता है। और अगर एज देखो 30+ एज होती है ना, जो 30+ एज में जो महिलाएं मतलब गर्भ धारण करती हैं, प्रेगनेंसी, ठीक है, तो उसमें डाउन सिंड्रोम के अधिक चांस होते हैं, ठीक है, डाउन सिंड्रोम के अधिक चांस होते हैं, ओके। चलिए, मतलब उनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है, ठीक है, उसी से। चलिए, और खानपान की वजह से भी, और दवाइयों के अधिक प्रभाव से भी, ठीक है, मतलब अधिक सेवन से भी, और सामाजिक आर्थिक जितने भी कारक होते हैं उन सभी के उससे क्या कुछ सामान्य जोखिम मान जाते हैं। अब देखते हैं कि उच्च जोखिम क्या। देखो उच्च जोखिम में क्या है कि मादक पदार्थों का जो सेवन करती हैं गर्भवती महिलाएं, ठीक है, और मेडिकल हिस्ट्री, मतलब अधिक जटिलताएं उनकी अच्छी नहीं होती, मतलब मेडिकल हिस्ट्री ठीक नहीं होती, अधिक जटिलताएं होती हैं, और प्लेसेंटा समय से पहले टूट जाती है, या फिर एनीमिया वगैरह, यही सब बड़ी बीमारियां से ग्रसित होती है, ठीक है। चलिए, मतलब गर्भावस्था में उच्च जोखिम में माने जाते हैं। अब आगे देखते हैं क्या, गर्भकालीन विषाक्तता, ठीक है, एक तो तीव्र विषाक्तता होती है और एक दीर्घावधि विषाक्तता होती है, ठीक है। चलिए, देखो इसमें क्या होता है कि जो दीर्घावधि विषाक्तता होती है, दीर्घावधि विषाक्तता में देखो प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है, अभी बताया। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, देखो अत्यधिक वजन बढ़ता है, ठीक है, और स्वेलिंग आ जाए यानी कि सूजन आ जाती है, और हाइपरटेंशन यानी कि रक्तचाप 130/80 से भी अधिक हो जाता है, ठीक है, और मूत्र में प्रोटीन की क्या है अधिक मात्रा हो जाती है, और अनेकों बार क्या लगातार वमन यानी कि वॉमिटिंग बनी रहती है, ठीक है। आपको इतना अच्छे से ध्यान रख लेना है प्री एक्लेम्पसिया के बारे में। चलिए, अब आगे देखते हैं कि गर्भवती स्त्री की पोषकीय आवश्यकताएं, ठीक है, गर्भवती स्त्री की पोषकीय आवश्यकताएं। चलिए देखते हैं, देखो
क्या देखो, महिला को कम से कम एक दिन में क्या 1 से 2 लीटर तो दूध लेना ही चाहिए, ठीक है। दूध से क्या उसको कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की भरपूर मात्रा प्राप्त होती है, ओके। और क्या कि प्रोटीन प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। और सूखे बीन्स, ठीक है, और स्पाउट्स मतलब अंकुरित अनाज वगैरह ये सभी अच्छे से लेने चाहिए। और फॉलिक एसिड ये अच्छे से लेना चाहिए, ठीक है। और कैल्शियम, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी अलग से डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, दिए जाते हैं। और हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, और मतलब सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फूल मतलब खट्टे फल, ठीक है, संतरा और नींबू वगैरह यही सब। और ऑयल एंड फैट का प्रयोग अच्छे से करना चाहिए, मतलब जैसे घी वगैरह है ना, कि पता चले तेल ही चढ़ाई जा रही हो, मतलब घी वगैरह अच्छे से खाने में लेना चाहिए, जैसे दूध वगैरह में डाल के पी लिया। और मतलब सब्जी वगैरह दाल वाल में अलग से डाले, ठीक है, ये सब। और दलिया, उपमा, सूजी का प्रयोग अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। और क्या मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ठीक है। और कॉफ़ी वगैरह से भी दूर रहना चाहिए, चाय वगैरह से, ठीक है। चलिए, अब ये सब हो गया। अब देखते हैं कि प्रसव के चरण। देखो, प्रसव के चरण कितने होते हैं, कितने होते हैं प्रसव के चरण? प्रसव के चरण होते हैं 3। कितने? 3। कितने होते हैं प्रसव के चरण? 3 होते हैं, ठीक है। अब आगे ये देखते हैं कि पहला चरण, देखो पहला चरण। और हाँ देखो, मैंने आपको शुरू में ही बताया ना बहन कि हम क्या करने वाले हैं, की पॉइंट्स ही लिख कर लाई हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। मतलब ये सोचो कि पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो 3 से 4 क्लास बन पा रही थी इसमें, तो मैंने सोचा आपका इतना टाइम क्यों बर्बाद किया जाए, क्योंकि आपको छापना तो है नहीं है पेपर में, ठीक है। यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन बेसिकली पता होनी चाहिए, जिससे क्या क्वेश्चंस को देखकर आप अच्छे से बता सको। बाकी मैं थ्योरी आपको बताती चल ही रही हूँ, है ना। चलिए, और हाँ, अब देखते हैं कि प्रसव के चरण कितने होते हैं। प्रसव के चरण ये होते हैं 3। कितने? 3, ठीक है। चलिए, अब प्रसव के पहला चरण देखते हैं। देखो, यह प्रसव पीरियड के प्रारंभ होने से ग्रीवा के संपूर्ण विस्फारण तक बनी रहती है, जो पहला चरण है, ठीक है। और शिशु धीरे धीरे बाहर आने की तैयारी में होता है, ठीक है। शिशु धीरे धीरे बाहर आने की तैयारी में होता है। और इसको क्या स्टेज ऑफ डिलीशन यानी कि विस्फारण अवस्था की बोलते हैं। क्या? विस्फारण की अवस्था भी इसको बोलते हैं। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या देखते हैं कि प्रसव की द्वितीय अवस्था, प्रसव की द्वितीय अवस्था, इसको क्या निष्कासन की अवस्था भी बोलते हैं। क्या? निष्कासन की अवस्था भी इसको द्वितीय अवस्था को बोलते हैं। चलिए, यानी कि द्वितीय चरण को। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यह अवस्था योनि के पूर्व विस्फारण से शिशु के जन्म तक रहती है। योनि के पूर्व विस्फारण से शिशु के जन्म तक रहती है, ठीक है। और इसी अवस्था में शिशु माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, ठीक है। और इसे क्या अभी बताया कि निष्कासन की अवधि भी बोलते हैं, ठीक है। और प्रथम अवस्था को क्या, और हाँ, निष्कासन की मतलब पहली अवस्था बोलते हैं इसको, जो दूसरी है। इतना भी ध्यान रखिए कि निष्कासन की अवस्था बोलते हैं। इसमें क्या, जो पहली अवस्था थी, पहला चरण था, उसमें तो शिशु बाहर आ रहा था, मतलब और जो सेकंड अवस्था, इसमें शिशु बाहर आ जाता है। और थर्ड अवस्था में क्या, देखो थर्ड अवस्था क्या है, इसको संपूर्ण निष्कासन की अवस्था बोलते हैं। क्या? संपूर्ण निष्कासन की अवस्था इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, जो तीसरा चरण है, और इसमें क्या होता है कि यह अवस्था उस समय तक बनी रहती है जब तक मतलब जो भी अन्य झिल्लियाँ, अपरा वगैरह ये सभी के सभी संपूर्ण निष्कासन नहीं हो जाता इनका। और 10 से 15 मिनट लगता है कि सभी जितने भी अप्रयुक्त सभी पदार्थ होते हैं ना, तो सभी के सभी क्या, वे बाहर आ जाते हैं। चलिए, प्लेसेंटा वगैरह, ठीक है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डिलीवरी यानी कि प्रसव के प्रकार। अभी तो हमने चरण देखे कितने, 3 चरण। अब देखते हैं प्रसव के प्रकार। देखो, एक तो 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। सामान्य शिशु जन्म के कितने 5 प्रकार होते हैं। एक तो प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। और एक औजारों की मदद से होती है, ठीक है। और एक उल्टा प्रसव होता है। उल्टा प्रसव मतलब, एक मिनट, उल्टा प्रसव मतलब पैर तो नीचे होते हैं और सिर ऊपर होता है, ठीक है। और आड़ा प्रसव होता है, ठीक है। और चीरफाड़ द्वारा यानी कि सिजेरियन सेक्शन वाला प्रसव होता है, यानी कि 5। ओके, चलिए, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए आगे। अब हो गया हमारा सब कुछ। अब देखते हैं कि महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात, ठीक है, वुमेन हेल्थ एंड अबॉर्शन। अब इसके बारे में देखते हैं। देखो क्या होता है कि जो गर्भपात है ना, दो टाइप का होता है। यानी कि गर्भपात का मतलब कि गर्भ को हटाकर गर्भावस्था को समाप्त करना, ठीक है। अब वो अनेकों प्रकार से किया जाता है।
देखो अब देखते हैं कि गर्भपात कितने दो प्रकार का होता है। एक तो कृत्रिम गर्भपात और एक स्वतः यानी कि अपने आप ही गर्भपात हो जाना, अबॉर्शन नहीं, गर्भपात हो जाना, ठीक है। और जो कृत्रिम गर्भपात होता है यानी कि डॉक्टर की और दवाई मेडिसिन वगैरह की जो हेल्प से करा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो स्वतः गर्भपात कैसे होता है। स्वतः गर्भपात कैसे होता है मतलब हार्मोनल जो असंतुलन की वजह से या फिर कोई घातक रोग और प्रतिरोधक अक्षमता या फिर ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, ठीक है, इसमें, और या फिर थायराइड या मधुमेह की वजह से या भ्रूण में क्रोमोसोम या असामान्य होना, ठीक है, या फिर पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसकी वजह से सतही गर्भपात हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि कृत्रिम गर्भपात यानी कि किसी की हेल्प से कृत्रिम गर्भपात कराना। ओके चलिए कृत्रिम गर्भपात देखो MBA, इसको इस गर्भपात को देखो टाइप है कई, है ना, MBA इसको क्या मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन मतलब कि वैक्यूम की सहायता से वैक्यूम की सहायता से गर्भ को बाहर निकाला जाता है। देखो क्या होता है कि यूट्रस में, ठीक है, यूट्रस में जो बेबी होता है मतलब भ्रूण होता है, ठीक है, उसको वैक्यूम की सहायता से ठीक है, वैक्यूम की सहायता से उसको बाहर निकाला जाता है। चलिए देखो इसमें क्या होता है, जो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन होता है, देखो कितना पीड़ादायी होता होगा, है ना, और इसमें कोई मतलब इंजेक्शन वगैरह मूर्छित वगैरह नहीं किया जाता माँ को, ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए देखो 5 से 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, और क्या शुरू के 3 महीने में होता है ये वैक्यूम वाला जो होता है ना अबॉर्शन, तो शुरू के 3 महीने में करा सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए और 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको होने में। और क्या होता है कि जो कैनुला है, ठीक है, कैनुला को गर्भाशय में डालकर गर्भ को बाहर खींचा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन से नंबर का है, जिसको DNC बोलते हैं, DNC, ठीक है। चलिए देखो इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में क्या फैलावम इलाज का जो अबॉर्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्रीवा होती है ना, ग्रीवा को फैलाकर, ठीक है, ग्रीवा को फैलाकर एंडोमेट्रियम से गर्भाशय की परत को विद प्लेसेंटा, ठीक है, सब कुछ इसको बाहर निकाल लिया जाता है। देखो इसमें क्या होता है कि मोस्टली मतलब रेयर केस में क्या होता है कि एक दो कण अंदर रह जाता है ना, तो उससे देखो एक तो जो यूट्रस है ना वो बेकार हो जाता है, और देखो कैंसर वगैरह की भी प्रॉब्लम्स इसी से ही बनती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं गर्भपात, ठीक है, ये हो गया। इससे क्या होता है कि माँ को खतरा होता है तब गर्भपात कराना चाहिए, और जब बच्चे को कोई गंभीर विकलांगता या फिर संदेह उसका है ना, तो देखो उसको फिर क्यों लाइफ में मतलब क्यों इस दुनिया में लाया जाए प्रॉब्लम्स। अब तो आगे जो MTP एक्ट है उसमें बताऊंगी उसके बारे में, ठीक है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। 1971 का था और अब 2021 में क्या उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, बाकी आगे मैं आपको बताऊंगी। चलिए अभी फिलहाल के लिए इतना देखिए कि परिवार नियोजन के साधनों की असफलता में भी, ठीक है, गर्भपात कराना होता है और मतलब करा लेते हैं। और गर्भ बलात्कार के परिणाम स्वरूप या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। चलिए अब इसके 2 प्रकार ही होते हैं, एक तो सुरक्षित और एक असुरक्षित, ठीक है। देखो असुरक्षित क्या है कि 12 सप्ताह के बाद गर्भपात कराने में अधिक जोखिम होता है, 12 सप्ताह के बाद क्या गर्भपात कराने में अधिक जोखिम होता है। और सुरक्षित क्या, जो मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ना, तो उसकी तिथि के 3 माह के अंदर यानी कि 12 वीक के अंदर ही गर्भपात करा लेना चाहिए। चलिए अब गर्भपात के प्रकार देखते हैं। देखो प्रकार देखते हैं गर्भपात के। देखो एक तो संभाव्य गर्भपात होता है, ठीक है, एक अनिवार्य गर्भपात, एक अपूर्ण गर्भपात, एक पूर्ण गर्भपात, और एक अप्राप्य या फिर लुप्त गर्भपात या प्रेरित गर्भपात या शैप्टिक गर्भपात, और एक आदतन गर्भपात और एक चिकित्सा गर्भपात, ठीक है। इतने गर्भपात के प्रकार हो यानी कि अबॉर्शन के प्रकार होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कुछ गर्भकालीन विषाक्तताएं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, आई थिंक, है ना, बता दिया। चलिए फिर भी, है ना, मतलब कितनी 2 टाइप की होती है, एक तो तीव्र विषाक्तता, है ना, और दीर्घावधि विषाक्तता, ठीक है। इससे क्या प्री एक्सलेम्सिया होता है ना, और मतलब अधिक इसके इफेक्ट क्या, लक्षण क्या होते हैं कि अधिक वजन बढ़ना और सूजन स्वेलिंग आ जाना और हाइपर टेंशन होना, ठीक है, और मूत्र में प्रोटीन की अधिकता होना और अनेक बार वमन लगे रहना। चलिए अब देखते हैं कि जो MTP, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 का, ठीक है, यानी कि गर्भ का चिकित्सीय समापन।
अब इसमें क्या 2021 में इसमें संशोधन किया गया, ठीक है, संशोधन किया गया। अब देखते हैं, देखो पहले क्या 1971 में क्या केवल विवाहित ही अबॉर्शन करा सकते थे, ठीक है, परंतु अब क्या अविवाहित भी करा सकते हैं। और पहले क्या था कि 20 वीक्स तक ही 20 वीक का ही अबॉर्शन कराते थे, लेकिन अब क्या बलात्कार पीड़िता वगैरह इन सब केसेस में क्या 24 वीक तक भी करा सकते हैं, ठीक है। और पहले क्या था कि अगर गोपनीयता खंडित की जाती है तो 1000 का फाइन लगता था, परंतु अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, अब गोपनीयता खंडित होने के बाद, ठीक है, मतलब खंडित होने पर क्या 1000 का फाइन तो लगता है प्लस 1 साल की जेल भी होती है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। और अभी क्या और क्या संशोधन किया गया कि 24 सप्ताह के बाद अगर मतलब 24 सप्ताह के बाद एक तो बलात्कार पीड़िता मतलब इन सब केसेस में करा सकते हैं, और अगर भ्रूण में असमानता है, ठीक है, तब करा सकते हैं 24 सप्ताह पर भी, ओके। बाकी क्या 20 सप्ताह। चलिए अब आगे क्या, इसमें क्या था कि अगर 12 वीक पर करा रहे हैं तो एक चिकित्सक की राय की आवश्यकता थी, परंतु इसमें अगर इसमें क्या इसमें 20 वीक पर करा रहे हैं, ठीक है, मतलब इसमें अगर 12 वीक पर तो एक चिकित्सक की आवश्यकता होती थी, और अगर 20 वीक पर कराते थे तो इसमें 2 चिकित्सक की राय लेनी पड़ती थी। परंतु इसमें क्या है कि 20 वीक पर कराने पर, ठीक है, 20 वीक पर अगर अबॉर्शन करा रहे हैं तो एक चिकित्सक की राय की आवश्यकता है, ठीक है, और अगर 20 से 24 वीक पर करा रहे हैं, ठीक है, तो 2 चिकित्सक की आवश्यकता है। और अगर जैसे अभी बताया ना आपको कि जैसे मतलब बलात्कार वगैरह या फिर कोई भ्रूण में असामान्यता है, उन सब केसेस में क्या अगर 24 वीक के बाद, ठीक है, अबॉर्शन कराते हैं तो जो मेडिकल बोर्ड है, ठीक है, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब कराना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब क्या आता है, देखो अब क्या कुछ जो एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मतलब अबॉर्शन के प्रकार है, ठीक है। देखो क्या होता है कि शिशु की वृद्धि और इन्फेक्शन, डीएनए की जांच वगैरह, ठीक है, इससे मतलब जानकारी ज्ञात की जाती है, ठीक है, और एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा निकाली जाती है, और जिससे जो लिंकअप, देखो क्या होता है, जो भ्रूण होता है ना, भ्रूण होता है तो उसके चारों ओर मैंने शुरू में क्या बताया था, ठीक है, कोई एक मतलब एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, तरल पदार्थ होता है, उससे ही पता चलता है कि बच्चा ठीक है, ठीक गतिविधि है बच्चे की, ठीक नॉर्मल है या क्या कोई विषाक्तता वगैरह तो या कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, ठीक, उसी से ही पता लगा जाता है, इंजेक्शन के थ्रू वो निकाला जाता है, ठीक है। और क्या होता है हाँ, तो देखो इसका ना दुरुपयोग भी किया जाता है, ठीक है, जो एमनियोसेंटेसिस जो है, ठीक है, इसका दुरुपयोग भी करा जाता है। इससे क्या होता है, देखो इससे क्या होता है कि लिंग का पता भी इसी से पता चलता है, ठीक है, अबॉर्शन वगैरह जो कराए जाते हैं ना, ठीक है, लिंग का बेटी बेटा होने के पता चलने के बाद इसी से ही पता चलता है, ओके। और फिर 1994 में क्या एक एक्ट आया प्री नटाल, हाँ, तो 1994 में क्या एक एक्ट आया, ठीक है, प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, 1994 में आया है, 1994 में आया, कब आया 1994 में आया। इसमें क्या था कि जो प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण अपराध है, जितने भी डायग्नोस्टिक, ठीक है, मतलब ये डॉक्टर होते हैं ना, तो इनके यहाँ पर क्या ये लिखा होता है कि 1994 का एक्ट, ठीक है, प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण अपराध है, ठीक है। देखो आपको हो गया हमारा कंप्लीट। हाँ, तो इतना सब कुछ आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक है, मैंने कंप्लीट जितना भी था, ठीक है, टोटल करा दिया आपको, और इसी से एक भी क्वेश्चन सब बाहर जाने वाला है नहीं, और अच्छे से बस थ्योरी पढ़िए, बाकी क्लास देखिए और बस, ठीक है। और इसकी जो PDF है वह आपको कहाँ पर मिल जाएगी, मैं पेड बैच में यानी कि फाइल सेक्शन में, वहाँ पर आप चेक कर लेना, और शाम PDF डाली भी गई हैं सभी के सभी, और बाकी जो है मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो बस मेहनत करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, 21-22 दिन ही बच्चे हैं, ठीक है, और बस मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राधे, धन्यवाद।